मार्केट विजार्ड सेक्शन 42। आपने अपनी ट्रेडर डायरी रखकर किस प्रकार की चीजें सीखी है? स्टॉक सिलेक्शन के लिए ओनिल के क्राइटेरिया का उपयोग करते हुए और यथासंभव डिसिप्लिन रहते हुए अत्यधिक एक्सटेंडेड स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। आप जितना अधिक डिसिप्लिन्ड होंगे, मार्केट में आप उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। जितना अधिक आप टिप्स और अफवाहें सुनेंगे, आपके पैसे खोने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। क्या यह डायरी रखना आपकी सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है? बिल्कुल। क्या आप स्टॉक चुनने की अपनी प्रोसेस का वर्णन कर सकते हैं? मैं स्टॉक चार्ट को देखकर और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्शन वाले स्टॉक को लिखकर शुरुआत करता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं उन सभी शेयरों को लिखता हूं जिन पर मैं करीब से नजर डालना चाहता हूं। आपकी कंपनी 7000 शेयरों को फॉलो करती है। आप रेगुलर बेस पर 7000 चार्ट नहीं देख सकते? हाँ, मैं 7000 चार्ट नहीं देखता, लेकिन एक वीक में संभवतः मैं लगभग 4000 चार्ट देख लेता हूं। इसलिए मुझे अधिकांश डेटाबेस दिखाई देता है। ध्यान रखें कि संभवतः लगभग 1500 से 2000 स्टॉक हैं जो $10 से कम पर ट्रेडिंग करते हैं, और मैं वैसे भी उन पर नजर डालना पसंद नहीं करता। क्या यह एक अच्छा रूल है? $10 से कम के स्टॉक से बचें? हाँ, क्योंकि वे आमतौर पर किसी कारण से वहां नीचे होते हैं। क्या इससे बहुत सारे टीओसी स्टॉक खत्म नहीं हो जाते? हाँ, बहुत सारे छोटे टीओसी स्टॉक। लेकिन क्या वे कभी कभी सबसे अच्छे परचेज नहीं होते हैं? वे स्टॉक जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कभी कभी, लेकिन उनमें से कई स्टॉक सालों साल तक वहीं पड़े रहते हैं। मैं तब तक इंतजार करना चाहूंगा जब तक $15 से $20 की लिमिट तक बढ़कर खुद को साबित नहीं कर देते। चार्ट की समीक्षा करने और अपनी रुचि वाले शेयरों को लिखने के बाद आप अपने सिलेक्शन की स्क्रीनिंग के लिए आगे क्या देखते हैं? मैं पिछले वर्ष के लेवल के रिलेटिव 5 साल की अर्निंग ग्रोथ रिकॉर्ड और पिछली 2 तिमाहियों की अर्निंग को देखता हूं। तिमाही तुलनाएं आपको बताती हैं कि क्या अर्निंग ग्रोथ रेट में कोई डिक्लाइन आई है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 5 वर्षों में 30% की ग्रोथ रेट बहुत प्रभावशाली लग सकती है, लेकिन यदि पिछले 2 तिमाहियों में अर्निंग केवल 10% और 15% बढ़ी है, तो यह आपको चेतावनी देता है कि स्टॉक डेवलपमेंट की पीरियड समाप्त हो सकती है। बेशक वे 2 फैक्टर 5 साल की अर्निंग ग्रोथ और पिछली 2 तिमाहियों के दौरान की अर्निंग हमारी प्रत्येक शेयर अर्निंग यानी ईपीएस रैंक में संयुक्त है। आप ईपीएस आंकड़े में क्या तलाश रहे हैं? जितना संभव हो उतना हाई, कम से कम 80 से ऊपर और ज्यादातर 90 से ऊपर। दरअसल मैं जो बहुत सारे स्टॉक खरीदता हूं उनके ईपीएस रैंक 99 है। मेरे एक्सपीरियंस में मार्केटर आमतौर पर पूर्वानुमान लगाते हैं। ईपीएस के बारे में एक बात जो मुझे आश्चर्यचकित करती है वह यह है कि मुझे लगता है कि अर्निंग ग्रोथ बेहद पॉजिटिव होने से पहले स्टॉक की प्राइस अच्छी तरह से बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। वे कहते हैं स्टॉक खरीदने के लिए बहुत देर हो चुकी है, अर्निंग पहले से ही मेज पर है। हालांकि सैकड़ों सबसे बड़े विनर्स का एनालिसिस करने पर हमने पाया कि कई मामलों में अर्निंग कुछ टाइम के लिए टेबल पर थी। बहुत अच्छी अर्निंग के बावजूद किसी स्टॉक के यूं ही पड़े रहने का क्या कारण होगा? वाइड शेयर मार्केट कमजोर हो सकता है और स्टॉक को रोक कर रख सकता है, लेकिन एक बार जब मार्केट का भार कम हो जाता है तो ये स्टॉक एकदम ऊपर चले जाते हैं। अगर शेयर मार्केट ठीक हो तो कैसा रहेगा? उस प्रकार की पोजीशन में स्टॉक को बढ़ने से क्या रोकेगा? परसेप्शंस। लोगों को शायद विश्वास न हो कि अर्निंग उतनी ही मजबूती से जारी रहेगी जितनी पहले थी। आप अपने स्टॉक सिलेक्शन की जांच के लिए ईपीएस और अर्निंग के ब्यौरे के अलावा और क्या उपयोग कर रहे हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ में क्या खोज रहे हैं? कम से कम 80 से ऊपर और हो सके तो 90 से ऊपर। सहज रूप से मैं लगभग यही सोचूंगा। यह पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका है, यह और अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप इस बुक को पीडीएफ में चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए किसी भी प्रोडक्ट लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यह और स्ट्रॉन्ग न हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेशन के अनुसार
टॉप पर होने पर प्रत्येक स्टॉक में हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यदि आप खुद को हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले शेयरों तक ही लिमिट कर रहे हैं तो आप कभी कभी हाई लेवल पर परचेज करने से कैसे बचते हैं? मैं आमतौर पर इससे बचने में सक्षम हूं, क्योंकि चार्ट की स्क्रीनिंग के अपने पहले फेज में मैं आमतौर पर उन शेयरों को खारिज कर देता हूं जो उनके बेस से अधिक एक्सटेंडेड है। अक्सर हाईएस्ट रेलिवेंट स्ट्रेंथ वाले स्टॉक कई महीनों तक मार्केट से बेहतर परफॉर्मेंस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब माइक्रोसॉफ्ट का शेयर $50 पर था तो उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 97 थी। अंततः यह $161 पर पहुंच गया। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जितनी अधिक होगी उतना बेहतर होगा? हाँ, मैं 95 के बजाय 99 की रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में जानना पसंद करूंगा। हालांकि जब एक बार रिलेटिव स्ट्रेंथ कम होने लगती है तो मैं आमतौर पर स्टॉक से बाहर हो जाता हूं। तो आप न केवल रिलेटिव स्ट्रेंथ प्राइस पर ध्यान दे रहे हैं बल्कि रिलेटिव स्ट्रेंथ की ट्रेंड पर भी ध्यान दे रहे हैं। राइट। यदि रिलेटिव स्ट्रेंथ एक अप ट्रेंड को तोड़ना शुरू कर देती है तो मैं बहुत सतर्क हो जाता हूं, भले यह अभी भी 80 से ऊपर क्यों न हो। आप अपनी प्रारंभिक स्टॉक लिस्ट को कैसे फिल्टर करते हैं? इसके रेफरेंस में क्या मैं सही क्रम में जा रहा हूं, ईपीएस से रिलेटिव स्ट्रेंथ तक? मैं शायद पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ रखूंगा, फिर ईपीएस। कई बार बड़ी अर्निंग की रिपोर्ट आने से पहले ही रिलेटिव स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। क्या आप अपने स्टॉक सिलेक्शन में फिल्टर के रूप में इंडस्ट्री की रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी उपयोग करते हैं? हाँ, इन्वेस्टर डेली इंडस्ट्री ग्रुप को 0 और 200 के बीच रैंक करता है। मैं आमतौर पर चाहता हूं कि इंडस्ट्री ग्रुप टॉप 50 में हो। स्क्रीनिंग प्रोसेस जारी रखने के लिए स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ, ईपीएस और इंडस्ट्री की रिलेटिव स्ट्रेंथ की जांच करने के बाद आपका अगला कदम क्या होता है? मैं आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या की जांच करता हूं। मैं 30 मिलियन से कम शेयरों और ज्यादा से ज्यादा केवल 5 से 10 मिलियन शेयरों वाले शेयर की तलाश करता हूं। 30 मिलियन से अधिक शेयरों वाले स्टॉक अधिक परिपक्व होते हैं। वे पहले से ही कई बार स्प्लिट हो चुके हैं। यह सप्लाई और डिमांड का मामला है। क्योंकि आपके पास अधिक सप्लाई है, उन स्टॉक को मूव करने में बहुत अधिक पैसा लगता है। आप और क्या देखते हैं? आप कुछ इंस्टीट्यूशनल स्वामित्व चाहते हैं क्योंकि वे वास्तव में स्टॉक को अधिक शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन आप बहुत अधिक स्पॉन्सरशिप नहीं चाहते हैं। मैं कहूंगा कि 1% से 20% म्यूचुअल फंड स्पॉन्सरशिप परफेक्ट लिमिट है। क्या कोई दूसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होते हैं? हाँ, कुछ नया होना चाहिए जो लोगों को उस स्टॉक की ओर अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, रीबॉक के पास ऐसे जूते थे जो गर्म थे। कॉम्पैक के पास एक शानदार पोर्टेबल कंप्यूटर था। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अग्रणी था। क्या यह उन अधिकांश कंपनियों को खारिज नहीं करता जो कुछ टाइम से अस्तित्व में है? हाँ, आप जनरल इलेक्ट्रिक नहीं खेलना चाहेंगे क्योंकि आमतौर पर वहां कुछ भी बहुत गर्म या बिल्कुल नया नहीं चल रहा है। कभी कभी एक्सेप्शन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल मोटर्स पिछले 5 वर्षों से लगभग किनारे पर है और ऐसा लगता है कि वे अपनी पोजीशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल मोटर्स के साथ क्या नया हाल ही में हाई स्टाइलिंग में बदलाव हो सकता है? हाँ, लेकिन ज्यादातर मामलों में आप उभरती वेंचरलिस्ट डेवलपमेंट कंपनियों में नया पाएंगे। मैं इमेजिन करता हूं कि यदि आप 7000 शेयरों को देखें तो उनमें से काफी बड़ी संख्या ऐसी होनी चाहिए जो आपके क्राइटेरिया को पूरा करती हो। ऑन एवरेज लगभग केवल 70 स्टॉक ही हैं जो क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, क्योंकि सभी शर्तों को पूरा करना कठिन है। फिर मैंने उन 70 को घटाकर केवल 7 कर दिया। आप 70 से 7 तक कैसे कम करते हैं? मैं उन शेयरों को चुनता हूं जिनमें सभी विशेषताएं हों और एक शानदार दिखने वाला बेस पैटर्न हो। मैं यह भी देखता हूं कि स्टॉक ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, क्या स्टॉक पहले दोगुना हो गया है? मेरे द्वारा खरीदे गए बहुत से स्टॉक मेरे खरीदने से पहले ही दुगने और तिगुने हो गए हैं। क्या आप वास्तव में ऐसा स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं जो लंबे बेस वाले स्टॉक के अगेंस्ट पहले से ही दुगना हो गया हो? हाँ, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि कुछ बहुत ही असामान्य चल रहा है
और यदि पोजीशन इतनी अच्छी है तो दोहरीकरण बस शुरुआत हो सकती है। यह शायद फिर से दोगुना होने जा रहा है। संक्षेप में कहें तो मैं अर्निंग और टेक्निकल पिक्चर्स दोनों के लिहाज से मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग शेयरों की तलाश कर रहा हूं। क्योंकि आप अत्यंत कठोर सिलेक्शन प्रोसेस का उपयोग करते हैं, क्या आपके पास स्टॉक सिलेक्शन में विनर्स का परसेंट अधिक है? नहीं, केवल 50-50 के बारे में, क्योंकि मैं हारने वालों को बहुत जल्दी काट देता हूं। मैं ज्यादातर लॉस 7% की अनुमति देता हूं और आमतौर पर मैं खोने वाले स्टॉक से बहुत जल्दी बाहर हो जाता हूं। मैं प्रति वर्ष उन कुछ शेयरों पर पैसा कमाता हूं जिनकी प्राइस दुगनी और तिगुनी हो जाती है। उन ट्रेडों में होने वाला प्रॉफिट आसानी से सभी छोटे लॉस की भरपाई कर देता है। तो अभी आपने इस बुक के सेक्शन को सुना। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।